स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं अपना अल्काइल एरल हैलाइड के चैप्टर। तो लास्ट टाइम जब हमने छोड़ा था हम बेसिकली डिस्कस कर रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नेमली SN1 एंड SN2। फैक्टर्स अफेक्टिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो 2 या 3 फैक्टर बेसिकली हमने डिस्कस कर लिए थे। अब हमें नेक्स्ट फैक्टर जो डिस्कस करना था वो था न्यूक्लियोफाइल का फैक्टर। ठीक है, तो आर ग्रुप हमने डिस्कस कर लिया था, लिविंग ग्रुप हमने डिस्कस कर लिया था, सॉल्वेंट भी हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, सॉल्वेंट में आप एक दो और लिख सकते हैं सॉल्वेंट। एक होता है DMF, डायमेथाइल फॉर्मामाइड, ये शायद नहीं लिखा था, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब नया जो हमारा है टॉपिक, वो हम नया जो फैक्टर है अफेक्ट करने वाला, वो हम लिखते हैं। ये एग्जांपल होगा पोलर ए प्रोटेक का, पोलर ए प्रोटेक। ठीक है, तो अब बात आती है बेसिकली न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल का मैंने आपको पहले समझाया था कि भाई न्यूक्लियोफाइल के अंदर चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। तो न्यूक्लियोफाइल बेसिकली है क्या, या फिर आपसे कुछ बेस क्या है, क्या चीजें सेम हैं या चीजें डिफरेंट हैं, न्यूक्लियोफाइल या फिर बेस। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल एक ऐसी स्पीशीज है, न्यूक्लियो मींस न्यूक्लियस, दैट इज प्रोटॉन्स, फाइल मींस लव। ठीक है, तो ही इज इन सर्च ऑफ लव व्हिच इज प्रोटॉन्स। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल को उसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसको पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज चाहिए, सो दैट उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बॉन्ड बना सके। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल को चाहिए एक इलेक्ट्रोफाइल, सो दैट इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करके वो एक बॉन्ड बना ले, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, बेस अगर हम पूछा हमसे बेस क्या है, बेस भी वही है, लेकिन वो इलेक्ट्रोफाइल में जो है वो थोड़ा डिस्क्रिमिनेट करता है। ठीक है, उसको सिर्फ एक से प्यार है, तो उसको चाहिए हाइड्रोजन H+। तो वो सिग्मा बॉन्ड जो है वो H के साथ बनाएगा, H को ट्रैप कर लेगा। ठीक है, और कोई फर्क नहीं है न्यूक्लियोफाइल या बेस में। ठीक है, एक न्यूक्लियोफाइल हो सकता है कभी बेस की तरह एक्ट करे, कभी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करे। ठीक है, तो इसको एक तो तरीका है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ लिया जाए। ठीक है, फिर दूसरा एक तरीका है जो टाइम के साथ आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इसको बेसिकली डील कैसे करना है। ठीक है, कब कौन सी चीज बेस की तरह एक्ट करेगी, कब कौन सी चीज न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगी, वो सारी चीजें जब आप पढ़ते चलेंगे तब आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं फिलहाल, अगर मैं न्यूक्लियोफाइल की बात करूं तो देखिए न्यूक्लियोफाइल में अब न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन कौन एक्ट कर सकता है। अगर मैं बोलूं Cl-, ये खुद न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। आप बोलेंगे तो अल्काइल हैलाइड है। अगर मैं रिएक्शन लिख दूं Ri है, उसके साथ मैं न्यूक्लियोफाइल ऐड कर रहा हूं Cl- की फॉर्म में, तो ये Cl- जो है इस पे अटैक कर देगा। ठीक है, तो Cl- पे अटैक कर सकता है, SH- पे अटैक कर सकता है, H2O खुद एक न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, OH- भी एक न्यूक्लियोफाइल हो सकता है, NH2- भी न्यूक्लियोफाइल हो सकता है वैसे मोस्ट ऑफ टाइम बेस की तरह एक्ट करता है। ठीक है, बाकी आपके फिनॉल या फिनॉक्साइड आयन भी एक न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल को स्टडी करने के लिए हम एक तो बात करेंगे टॉप टू बॉटम जब हम पीरियोडिक टेबल में जाएंगे, और एक बात हम करेंगे लेफ्ट टू राइट जब हम पीरियोडिक टेबल में जाते हैं। ठीक है, अगर आपसे बोलूं CH3 नेगेटिव, ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है। लेफ्ट टू राइट चलो, OH नेगेटिव, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं NH2-, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। अगर मैं बोलूं PH2-, ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। ठीक है, सामने वाला क्या है उसके अकॉर्डिंग ही सामने वाला डिसाइड करेगा। ठीक है, अगर सामने ज्यादा, जैसे मैं बोलूं आपको HCl और CH3COH या HNO3 ले ले, HNO3 और CH3COH, आप बोलेंगे दोनों एसिड है। हाँ, बात सही है, दोनों एसिड है पानी के अंदर। ठीक है, लेकिन एक साथ मिला दिया जाए तो ये एसिड की तरह एक्ट करेगा, ये बेस की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा डिपेंड करेगा कि सामने पॉजिटिविटी कितनी है या कितना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उस हिसाब से वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करने वाला एटम अगर सेम है, जैसे मैंने बोला कि H2O जो है वो भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है, और OH- है वो भी एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। तो इन दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि इस H2O के अंदर ये ऑक्सीजन ही तो है भाई जो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, हाइड्रोजन तो ना देगा इलेक्ट्रॉन, इसी के पास है। ठीक है, तो ये एटम एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा यहाँ पे, और ये एटम एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। आप आराम से बता देंगे कि ये जो OH- वाला ऑक्सीजन है इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, इससे कंट्रोल भी नहीं हो रही, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि भाई जो चार्ज न्यूक्लियोफाइल हैं, जो चार्ज है, जिनके पास नेगेटिव चार्ज है, दे विल बी स्ट्रॉन्गर देन न्यूट्रल वंस। ठीक है, अगर मैं बोलूं आपसे
और RO माइनस। अगर मैं बोलूँ आपसे H2O तो क्या हम देख लिया, OH माइनस, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ फिनॉल और फिनॉक्साइड आयन, अगर मैं आपसे बोलूँ RSH और RS नेगेटिव, ठीक है। आपको क्या लगता है कौन सा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, आपको ये बताना है। सबसे बात है जो चार्ज है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो एक तो तरीका ये होगा कि जब एटम सेम हो तो आप साफ नॉर्मल सी चीज है, अगर एटम सेम होगा तो चार्ज जिसके ऊपर ज्यादा है वो उसकी ज्यादा टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, ठीक है। अब इसमें एक चीज और आ सकती है, मान लीजिए एटम सेम है, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था फिनॉल, मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। मान लीजिए फिनॉक्साइड आयन ले लें और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ साइक्लोहेक्सेन, O माइनस, ठीक है, या फिर ले लो आप CH3 माइनस, ठीक है। आपको क्या लगता है यहाँ पे एटम तो सेम है तो और दोनों चार्ज है, कोई न्यूट्रल नहीं है, तो इस केस में हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल वही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा जिसके पास देने की क्षमता होगी, ठीक है, जिसके पास देने का पोटेंशियल होगा। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है, इसका तो एक्चुअली जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ ऐसा होगा, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड ऐसे, वही सारी राम कहानी, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव। तो इसके इलेक्ट्रॉन मान लिया कि इसके पास एक लोन पेयर और होगा, ठीक है, इसके पास भी दो हैं, लेकिन पॉइंट इज इसके ऊपर पास जो अवेलेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स की वो इसके पास खुद ज्यादा नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो वो जो है वो रिंग के अंदर ही सर्कुलेट कर रहे होंगे, तो मैं कहूँ कि इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है बेसिकली वो डीलोकलाइज्ड है, इसके खुद के नहीं है पूरे तरीके से, ठीक है। ये जो है EMI की गाड़ी चला रहा है, बैंक का भी हक है उसके ऊपर, लेकिन ये जो है इसने पूरी फाइनेंस कर रखी है, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली डीलोकलाइज्ड है। तो ऐसे केस में जब एटम सेम हो और दोनों या तो न्यूट्रल हो या दोनों चार्ज हो, तो उस केस में जिसके पास अवेलेबिलिटी ज्यादा है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे मान लीजिए SH माइनस, एक तरफ मैं ये ले लूं, एक तरफ मैं ये ले लूं और एक तरफ मैं ये ले लूं, 1 2 3। आपको बताना है कौन सा जो है एक बेटर न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है, ठीक है, या फिर ऐसे भी ले सकते हैं। 1 2 3। तो इस चीज में आप देख रहे हो जो नेगेटिव चार्ज है कॉन्जुगेशन में, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये इधर जाएगा, नेगेटिव चार्ज इधर पे आएगा, फिर नेगेटिव चार्ज दोबारा इधर जाएगा, बॉन्ड बनाएगा इधर पे और ये नेगेटिव चार्ज इधर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो जब तक ये इधर नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर इधर नेगेटिव आएगा, फिर वापस आएगा, फिर वापस आएगा, तब तक सल्फर जो है डबल बॉन्ड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। इस केस में अगर देखें, इस केस में भी यही होगा, इसके जो लोन पेयर है नेगेटिव चार्ज है वो कॉन्जुगेशन में होगा, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, डबल बॉन्ड है मगर ये कॉन्जुगेशन में नहीं है, तो सबसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ये सेकंड सबसे स्ट्रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद थर्ड हो जाएगा क्योंकि वो कम टाइम के लिए कॉन्जुगेशन में है, और उसके बाद फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगी न्यूक्लियोफिल की आपकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर लोकलाइज्ड है, सेकंड के अंदर लोकलाइज्ड है, थर्ड के अंदर डीलोकलाइज्ड है और फर्स्ट के अंदर एक्सटेंसिवली डीलोकलाइज्ड है, ठीक है। जो डीलोकलाइजेशन है वो ज्यादा दूर तक हो रही है। इस केस में अगर देखें, ये नेगेटिव चार्ज पहले इधर जाएगा, डबल बॉन्ड इधर उठ के आ जाएगा, जो डबल बॉन्ड इधर उठ के नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर नेगेटिव चार्ज इधर जाएगा, डबल बॉन्ड उठ के इधर नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर लेगा, तो वही एक्सटेंसिव डीलोकलाइजेशन, ठीक है। इस केस में भी डीलोकलाइजेशन होगी, लेकिन इस केस में लोकल रहेगा। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड आ रहा है, तो यहाँ पे आ रहा है नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर लोकलाइज्ड रहेगा, तो थर्ड सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर सेकंड हो जाएगा और फिर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है न्यूक्लियोफिलिसिटी आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। अगर तो चार्ज्ड है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा एज कंपेयर टू न्यूट्रल, और अगर दोनों ही चार्ज है फिर दोनों ही न्यूट्रल हैं, तो उस केस में हम डिसाइड करेंगे डीलोकलाइजेशन या लोकलाइजेशन की, उसके पास अवेलेबिलिटी खुद कितनी है, ठीक है। देने का मन तो हो सकता है बहुतों का हो, बट श्रद्धा भाव हो, लेकिन कुछ होना भी चाहिए डोनेट करने के लिए। तो अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं तो कहां से डोनेट करेगा, ठीक है। अब ये तो कहानी थी कि
जब तक हमने बात करी कि भाई जो हमारे न्यूक्लियोफाइल्स हैं उनमें एटम्स डिफरेंट थे, लेकिन अब क्या हो कि अगर एटम्स ही डिफरेंट हो जाए, जैसे मान लीजिए मैं आपसे पूछता हूँ CH3 CH2 SH माइनस, इसमें और इसमें कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा? सर हमें नहीं पता, कुछ हमसे मत पूछो। नहीं, आपको बताना होगा, जेई निकालना है, नीट निकालना है, तो आपको बताना होगा, ठीक है? और आप बता भी देंगे बहुत जल्दी। ए ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? तो इस केस में एक्चुअली हो क्या रहा है, इस केस में मान लीजिए एक गाड़ी ये है और दूसरी गाड़ी ये है, ठीक है? इसमें पहले तो ये हो रहा था कि एटम सेम था, तो मतलब गाड़ी सेम थी, लेकिन अब आपने क्या, आपने गाड़ी जो है डिफरेंट कर दी। तो अब हम पूछ रहे हैं कि कौन सी जो कार है वो डेस्टिनेशन में जल्दी पहुंचेगी। तो इसका डिसाइड कौन करेगा? इसका डिसाइड करेगा कि भाई रोड कैसा है। मान लीजिए दोनों अलग अलग तरीके से जा रही हैं, एक गाड़ी इधर से जा रही है और एक गाड़ी जा रही है आपके इधर से, ठीक है? तो ये जल्दी पहुंचेगी डेस्टिनेशन पे, ये जल्दी पहुंचेगी। ये डिपेंड करेगा कि रोड कैसा है, यानी कि सॉल्वेंट कैसा है बेसिकली। थोड़ा रिमाइंड करने की कोशिश करो, थोड़ा रिमाइंड करने की कोशिश करो। हमने बात करी थी, हम सॉल्वेंट की बात कर रहे थे, दो तरीके के सॉल्वेंट्स की, एक पोलर एप्रोटिक और एक पोलर प्रोटिक। पोलर प्रोटिक वो सॉल्वेंट था जो केटायन और एनायन दोनों को सॉल्वेट कर रहा था, और पोलर एप्रोटिक वो सॉल्वेंट था जो सिर्फ केटायन को सॉल्वेट कर रहा था, इसको नहीं कर रहा था, ठीक है? अगर मैं बात करूं पोलर प्रोटिक की, H2O ले लो, HF ले लो, ROH ले लो, CH3OH ले लो, ये कैटायन को भी सॉल्वेट कर रहे थे, एनायन को भी सॉल्वेट कर रहे थे। कहने का मतलब अगर रोड ये होगा H2O वाला है, पोलर प्रोटिक वाला, तो ये न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेट करेगा, यानी कि उसकी क्षमता को थोड़ा कम कर देगा। तो अगर मैं बोल दूं कि ये सॉल्वेंट और ये सॉल्वेंट, अगर मैं बोल दूं ये प्रोटेक है, ये प्रोटेक है, और मैं बोल दूं ये ए प्रोटेक है, तो कौन सी गाड़ी जल्दी पहुंच जाएगी? यू आर राइट, ये वाली गाड़ी जो है ये जल्दी पहुंच जाएगी, ये लेट, ठीक है? सॉरी, ये गाड़ी जल्दी पहुंच जाएगी क्योंकि ये प्रोटेक है, और ये गाड़ी जो है वो लेट पहुंचेगी। अगर तो मेरे पास सॉल्वेंट वो है जो पोलर प्रोटेक है, यानी कि वो नेगेटिव चार्ज को, नेगेटिव आयन को भी पोलराइज कर रहा है, तो उसकी क्षमता को कम कर देगा, ठीक है? अगर इस नेगेटिव चार्ज को, इस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है Rl के ऊपर, तो अगर ये खुद ही घिर गया बाकी सारे H+ आयन से, तो उसको यहाँ पहुंचने में देर लगेगी, तो मतलब लिविंग ग्रुप आराम से निकल जाएगा, ठीक है? इसकी स्ट्रेंथ को कम किसने किया? इसकी स्ट्रेंथ को कम किया सॉल्वेंट ने, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियोफाइल कौन सा बेटर एक्ट करेगा, डिपेंड करेगा एक फैक्टर पे, जो कि है सॉल्वेंट, ठीक है? और वो कब करेगा? ऐसा नहीं है कि जब एटम सेम होंगे वो तब नहीं करेगा, बट जब एटम सेम ही है तो फिर गाड़ी सेम होगी ना, फिर आप रोड कैसे रख लो, वहां पे गाड़ी सेम है, ठीक है? दोनों के लिए सेम रोड है। लेकिन अगर इस बारे में हम बात करें कि भाई अगर मैं बात करूं, मान लीजिए मैं बात करता हूं OH माइनस की और मैं बात करता हूं SH माइनस की, ठीक है? अब मेरे को बताओ, मैं ले रहा हूं सॉल्वेंट हम कंसिडर कर रहे हैं पोलर प्रोटेक, पोलर प्रोटेक सॉल्वेंट मतलब न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेट होगा। पोलर एप्रोटिक मतलब न्यूक्लियोफाइल जो है सॉल्वेट नहीं होगा, न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेट, ठीक है? और पोलर एप्रोटिक का मतलब जो आपका सॉल्वेट है या जो न्यूक्लियोफाइल है वो सॉल्वेट नहीं होगा, ठीक है? न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेशन नो। अगर ये सॉल्वेट हो गए तो याद करो जरा, अगर आपने पढ़ा हो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में, कि जब हम बात करते हैं एनामलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम, तो हम बोलते थे कि लिथियम पॉजिटिव की बात करें या फिर Rb पॉजिटिव की बात करें, पोटेशियम पॉजिटिव की बात करें, तो आपने पढ़ा होगा कि इसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो बहुत ज्यादा है। कहने का मतलब जो लिथियम आयन है, क्योंकि साइज में सबसे ज्यादा छोटा है, उसका घिराव सबसे ज्यादा हो जाता है। देखो सारी कहानी है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के अट्रैक्शन की, ठीक है? हमने एक दो क्लास पहले बात करी थी कि जब I नेगेटिव होगा तो काफी बड़ा होगा, एक यूनिट चार्ज काफी जगह स्प्रेड आउट होगा, तो वो ईज आउट हो जाएगा। लेकिन अगर F नेगेटिव होगा तो वही सारा चार्ज नेगेटिव इस छोटे से एरिया में, छोटे से वॉल्यूम या उसके अंदर है, ठीक है? तो ये बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड हो गया तो मैं कह सकता हूं ये एक स्ट्रॉन्ग स्फीयर ऑफ नेगेटिव चार्ज की तरह एक्ट करेगा।
और अगर कोई चीज एक स्ट्रॉन्ग स्फीयर ऑफ नेगेटिव चार्ज की ट्रैक कर रही है तो उसकी जो अट्रैक्शन टेंडेंसी होगी पॉजिटिव चार्ज के लिए बढ़ जाएगी। कहने का मतलब अगर साइज डिक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी यानी कि जो चार्ज डेंसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो अट्रैक्शन की जो टेंडेंसी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर मैं बात करूं OH माइनस और SH माइनस और मैं ले रहा हूं सॉल्वेंट कौन सा, पोलर प्रोटेक्ट, तो अगर मैं डिसॉल्व करूं, ये मेरा लीजिए मेरा OH माइनस है और ये है मेरा SH माइनस, ठीक है। नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर भी यही है, नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर भी वही है। इसके ऊपर थोड़ा लेस स्प्रेड होगा, इसके ऊपर मोर कॉन्सेंट्रेटेड स्प्रेड होगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज विल बी कॉन्सेंट्रेटेड एंड नेगेटिव चार्ज विल बी लेस कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। इसके अंदर लेस कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो होगा क्या, ये जो नेगेटिव चार्ज है इसका सॉल्वेशन थ्रू पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट, अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे H2O या HF ले रहा हूं, ठीक है, HF ले रहा हूं यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव ये डेल्टा नेगेटिव, तो अगर ये OH माइनस है मेरा तो इसके पास आके हर जगह से HF जुड़ जाएगा, हर जगह से। इसका इतना ज्यादा सॉल्वेशन हो जाएगा कि इसकी जो स्ट्रेंथ है ना वो अल्टीमेटली इफेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं SH माइनस की, ठीक है, तो देखो अब आप ये मत सोचना कि इसका साइज बड़ा है तो उसके ऊपर HF आके अट्रैक्ट ज्यादा हो जाएंगे। उनके अट्रैक्शन का रीजन है नेगेटिव चार्ज। वहां पे एक यूनिट नेगेटिव चार्ज एक छोटे एरिया के अंदर है तो वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर ये OH माइनस है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ऐसे फैला हुआ है, 3 लेयर है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज की एक यूनिट की, तो इसके ऊपर हो सकता है सिर्फ एक ही यूनिट SH माइनस के ऊपर, ठीक है। तो इसका जो सॉल्वेशन होगा कुछ इस तरीके से होगा, काफी कम जो है इसके ऊपर HF आके लगेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है सीधा साधा कि भाई अगर साइज बढ़ रहा है तो जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो इफेक्ट होगी ड्यू टू सॉल्वेशन, ठीक है। अगर साइज बढ़ रहा है, अगर मैं जाऊं, अगर मैं बात करूं OH से SH की तरफ, तो साइज जो है वो इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स चार्ज डेंसिटी जो है वो डिक्रीज कर रही है। अगर साइड डेंसिटी इंक्रीज कर रही है तो अट्रैक्शन जो होगा सॉल्वेंट का वो डिक्रीज करेगा और दैट मीन्स सॉल्वेशन जो है वो भी कम होगा। अगर सॉल्वेशन कम होगा तो न्यूक्लियोफाइल की अटैक करने की प्रोबेबिलिटी या टेंडेंसी ज्यादा होगी, ठीक है। तो मैं सीधा साधा कह सकता हूं कि OH माइनस और SH माइनस में SH माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू OH माइनस। क्या आप लोगों को इतनी बात, छोटी सी बात समझ में आ गई, ठीक है। सोचने में लग रहा होगा थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट ऐसा कुछ है नहीं। हमने सिर्फ ये देखा है कि भाई नेगेटिव चार्ज है उसको न्यूक्लियोफाइल के तरह एक्ट करना है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग एक्ट करेगा वो डिपेंड करेगा किसके साथ नेगेटिव चार्ज आता है। अब वो डिपेंड करेगा कौन से रोड पे आप चल रहे हो, ठीक है। अगर तो आपने ले लिया पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट तो वो कैटायन को तो पोलर प्रोटेक्ट और पोलर रिप्रोटेक्ट दोनों कैटायन को तो करते हैं। देखना यह है कि एनायन को कौन करता है, क्योंकि एनायन जो है न्यूक्लियोफाइल है। तो पोलर प्रोटेक्ट जो है न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेट कर देगा। किसको सॉल्वेट ज्यादा करेगा, जिसका साइज छोटा है। OH का साइज छोटा है, इसको ज्यादा सॉल्वेट करेगा तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो डिमिनिश हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये पुअर न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा और SH माइनस स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूं आपको कि मैं इसी OH माइनस और इसी S माइनस को मैं लेना चाह रहा हूं एक पोलर ए प्रोटेक्ट सॉल्वेंट में। अब पोलर ए प्रोटेक्ट क्या करता है, वो कैटायन को तो सॉल्वेट कर देता है लेकिन एनायन को नहीं करता। याद करो CH3S डबल बॉन्ड डाइमिथाइल सल्फोक्साइड DMSO। इसमें जो सल्फर है ये एक्चुअली कैटायन तक पहुंच ही नहीं पाता ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस वहां तक पहुंच ही नहीं पाता, ठीक है। तो इस केस में जो एनायन होगा यानी जो न्यूक्लियोफाइल है वो सॉलिड होगा ही नहीं। तो अब आपको डिसाइड करना है OH माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा SH माइनस, ठीक है। तो इसमें आप बेसिकली इस तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए इसका बना लीजिए या फिर इसको आप एक काम करो, इससे थोड़ा बेटर समझ में आ जाएगा। आप ले लो इसको RO नेगेटिव और RS नेगेटिव, ठीक है। R के इसके लिए डिसाइड कर लेते हैं। अगर इसमें से मेरे को डिसाइड करना है कि कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो मैं बेसिकली इसकी बेसिसिटी को चेक करूंगा। मैं चेक करूंगा इसकी बेसिसिटी की, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो इसका एसिड बना लेता हूं। मान लो मैंने इसका एसिड बना लिया ROS और इसका एसिड बना लिया RSH। अब आपको पता है जो थायोल्स है वो स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं एज कंपेयर टू OH। व्हाई?
क्योंकि ये बॉन्ड है वीक है, जल्दी ब्रेक हो जाएगा, तो H प्लस आराम से दे देगा। तो अगर बात करूं उनके एसिडिक कैरेक्टर की, एसिडिक कैरेक्टर, तो RSH स्ट्रॉन्गर एसिड होगा एज कंपेयर टू ROH। अगर स्ट्रॉन्गर एसिड होगा तो ये वीक बेस भी हो जाएगा और ये स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। कौन सा? ये जो है ये वीक बेस हो जाएगा, ये है स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। अब अगर ये वीक बेस हो गया तो मतलब इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो भी कम होगी। तो जब सॉल्वेंट इफेक्ट नहीं कर रहा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी हम डिसाइड करेंगे बेसिसिटी से। तो इस केस में RO माइनस, ठीक है, या फिर OH माइनस जो है ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया एज कंपेयर टू एसिड माइनस। ठीक है, इस चीज को थोड़ा अब्सॉर्ब करने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए इस चीज पे। हम बात कर रहे थे न्यूक्लियोफाइल की। न्यूक्लियोफिलिसिटी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पे। सॉल्वेंट में जैसे हमने बात करी, अगर तो एटम सेम होगा तो चार्ज ज्यादा होगा न्यूट्रल से, और अगर दोनों चार्ज या दोनों न्यूट्रल हैं तो इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी जिसके पास होगी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, हर जगह डिसाइडिंग फैक्टर है कि इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी किसके पास ज्यादा है। चार्ज न्यूट्रल में चार्ज के पास ज्यादा है, जो लोकलाइज है उसके पास ज्यादा है, डीलोकलाइज के पास कम है। ठीक है, अगर एटम सेम, अगर एटम्स डिफरेंट हो गए तो भी हम ये बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन किसके पास ज्यादा है। अगर तो हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले रहे हैं तो उस केस में न्यूक्लियोफाइल जो है वो सॉल्वेट हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेट होगा तो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। तो जितना छोटा न्यूक्लियोफाइल होगा साइज में वो उतना ज्यादा सॉल्वेट होगा और उतनी उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। इसलिए हमने बोल दिया कि OH माइनस लेस न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा SH माइनस से। लेकिन अगर सॉल्वेंट पोलर ए प्रोटिक है तो उस केस में जो न्यूक्लियोफाइल या जो एनायन है वो सॉल्वेट नहीं होगा, और ऐसे केस में हम डिसाइड करेंगे बेसिसिटी से। ठीक है, तो बेसिसिटी से डिसाइड करने के लिए, वैसे तो आपने पढ़ लिया होगा एसिडिटी बेसिसिटी में कैसे डिसाइड करना है। दूसरा आप काम ये भी कर सकते हैं, उसका एसिड बना लीजिए। RSH स्ट्रॉन्गर एसिड होगा ROH से, तो दैट मींस RS माइनस वीक बेस होगा। अगर वीक बेस होगा तो वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, और RO माइनस या फिर OH माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा इससे। ठीक है, तो ये तो बात तब हुई जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, क्योंकि टॉप टू बॉटम मूव करने में जो साइज है वो वेरी करता है। लेकिन अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करें तो लेफ्ट टू राइट मूव करने में साइज में इतना ज्यादा फर्क नहीं आता। अगर साइज में इतना ज्यादा फर्क नहीं आ रहा तो चाहे आप पोलर ले लें, पोलर प्रोटेक्ट ले लें, या फिर पोलर रे प्रोटेक्ट ले लें। ठीक है, पोलर प्रोटेक्ट ले लें, पोलर रे प्रोटेक्ट ले लें, जैसे इसको रहने देता हूं, पोलर प्रोटेक्ट ले लें या फिर पोलर रे प्रोटेक्ट ले लें, तो उस केस में क्या है, उस केस में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कहना मैं चाह रहा हूं कि अगर मान लीजिए आप टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं, हम जा रहे हैं फ्लोरीन Fl से Cl माइनस की तरफ, Cl माइनस से Br माइनस की तरफ, Br माइनस से हम जा रहे हैं I माइनस की तरफ। ठीक है, तो इसमें तो साइज काफी कंसिडरेबली इंक्रीज कर रहा है, एक शेल ऐड हो रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं लेफ्ट से राइट मूव करूं, मैं जाऊं CH3 माइनस, मैं जाऊं NH2 माइनस, मैं जाऊं OH माइनस, और मैं जाऊं F माइनस। ठीक है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन 2p में ऐड हो रहा है, यहाँ पे भी 2p में ऐड हो रहा है, यहाँ पे भी 2p में ऐड हो रहा है, यहाँ पे भी 2p में ऐड हो रहा है। ठीक है, तो 1s 2s 2p मान लीजिए इसको। ठीक है, तो सारे इलेक्ट्रॉन यहीं पे ऐड हो रहे हैं, सेम शेल के अंदर ऐड हो रहे हैं, तो साइज के अंदर ज्यादा फर्क नहीं आ रहा। अगर साइज के अंदर फर्क नहीं आ रहा तो मैं कह सकता हूँ सॉल्वेशन के अंदर भी ज्यादा फर्क नहीं आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम, व्हेन व्हाइल डिसाइडिंग द न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ, while deciding the nucleophilic strength, if you are going from top to bottom, check if solvent is polar protic. If it is polar protic, then size will be inversely proportional to nucleophilic strength, right? लेकिन अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, if you are going from left to right, then irrespective of solvent, solvent कैसा ही हो, चाहे वो पोलर प्रोटेक हो, चाहे वो पोलर ए प्रोटेक हो, ठीक है, irrespective of solvent, size will not affect, size will not change significantly, so decide nucleophilicity or nucleophilic strength vis-a-vis base strength। जो जितना अच्छा बेस होगा उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बात करूं CH3 माइनस
NH2 माइनस, OH माइनस और F माइनस। मैं एक बार लेता हूं सॉल्वेंट DMSO जो कि पोलर एप्रोटिक, और एक बार मैं ले लेता हूं H2 पोलर प्रोटिक। ठीक है, आपको बताना है कि न्यूक्लियोफाइल का स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा DMSO में और H2 में। तो देखो, पोलर प्रोटिक ले रहे हो, पोलर एप्रोटिक ले रहे हो, साइज में कोई ज्यादा चेंज नहीं आ रहा क्योंकि सारे एटम्स जो है सेम शेल के अंदर ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो सॉल्वेशन की कहानी भूल जाइए अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम है क्या, दो रिएक्शन को आपको दे देगा, रिएक्टेंट सेम रखेगा, लिविंग ग्रुप सेम रखेगा, सॉल्वेंट में चेंज करेगा और न्यूक्लियोफाइल में चेंज करेगा, और फिर कंपैरिजन पूछ लेगा कि SN1 का SN2 का रिएक्शन जो रेट है किसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि न्यूक्लियोफाइल कैसे डिसाइड करेगा, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ कैसे डिसाइड करी जाएगी। ठीक है, तो अगर बेसिसिटी डिसाइड करना है तो दोबारा से इसके एसिड बना लो। मैं बनाता हूँ CH4, फिर बनाता हूँ NH3, फिर बनाता हूँ H2O, फिर बनाता हूँ HF। ये इसके एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो जाएगा। ठीक है, बेस स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, और फिर यहाँ हो जाएगा वीकेस्ट बेस। अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो गया तो सबसे बात है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ। राइट, अगर मैं बात करूं SH माइनस और Cl माइनस, कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द सॉल्वेंट। राइट, SH माइनस। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। तो इसमें आप डिसाइड बेसिकली कैसे करेंगे, इसमें ऐसे डिसाइड कर सकते हैं कि जितना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता जाएगा उतनी उसकी टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने की या फिर शेयर करने की कम होगी। ठीक है, नेगेटिव चार्ज CH3 के ऊपर भी उतना ही है, F के ऊपर भी उतना ही है, लेकिन ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये होल्ड करके रखेगा। ठीक है, तो इस केस में आप बोल सकते हैं कि जो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ है वो बेसिसिटी भी डिसाइड कर सकते हैं, और ऑल्सो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विल शो ग्रेटर न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ। ठीक है, मैंने लिखा नहीं है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विल शो मोर न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विल शो लेस न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ का न्यूक्लियोफिलिसिटी जो फैक्टर था वो भी हमने खत्म कर लिया है। तो अब एक छोटा सा फैक्टर लास्ट में रह गया, वो छोटा है क्योंकि वो दिखता नहीं है लेकिन है वो बहुत बड़ा। उसी के चक्कर में आपको पूरा आइसोमरिज्म भी पढ़ना पड़ता है, काफी सारी चीजें करनी पड़ती है। ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं। जो फिफ्थ फैक्टर है आपका वो है स्टेरिक स्ट्रेन या स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस में एक्चुअली होगा क्या, अब ये जो स्टेरिक हिंड्रेंस है ना, ये एक ऐसा फैक्टर है, अगर मैं रिएक्शन आपके सामने लिखूं, न्यूक्लियोफाइल, ये है मेरा सबस्ट्रेट आयरन, ये है मेरा सॉल्वेंट, ये बन गया प्रोडक्ट, और ये इधर से बाहर आ गया लिविंग ग्रुप। ठीक है, अब इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कहां पे है? स्टेरिक हिंड्रेंस एक्चुअली दो मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स, दो एटम्स, उनके बीच में होती है स्पेस को लेके। ठीक है, स्पेस की जद्दोजहद। तो अब ये स्टेरिक हिंड्रेंस इस पे भी अप्लाई हो सकता है, ये स्टेरिक हिंड्रेंस आर पे भी अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं न्यूक्लियोफाइल की, ठीक है, तो अगर मान लीजिए मैं न्यूक्लियोफाइल लेता हूं CH3O-, एक तरफ मैं न्यूक्लियोफाइल लेता हूं CH3 CH CH3O-, और एक तरफ मैं न्यूक्लियोफाइल ले लेता हूं CH3 CCH3 CH3O-। ठीक है, यूजुअली न्यूक्लियोफाइल को ऐसे दिया जाता है के ऊपर, आपको लिखा होगा RONA इन प्रेजेंस ऑफ ROH। ठीक है, काफी सारे रिएक्शंस में आप देखेंगे ये सॉल्वेंट होगा और ये उसका न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं CH3O-, CH3 CH CH3O- और दिस, तो इसमें सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ किसकी होगी? अब आप बोलेंगे कि भाई इसमें तो एक प्लस आई आ रहा है, इसमें इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इसमें नेट प्लस आई आ रहा है, इसमें तो प्लस आई बहुत ज्यादा है, यहां से भी आ रहा है, यहां से भी आ रहा है, यहां से भी आ रहा है। ठीक है, तो आप बोलेंगे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, और सबसे लीस्ट इलेक्ट्रॉन रिच होगा। तो इलेक्ट्रॉन रिच सबसे ज्यादा हो गया तो वो सबसे बेटर न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, लेकिन स्टेरिक फैक्टर यहाँ पे एक रोल प्ले करता है। देखिए, थोड़ा इसको चीज को अप्रिशिएट करने की कोशिश कीजिए। एक कार्बन एटम है, उसके साथ आपने कार्बन लगा रखा है, जरा इस बारात को देखिए कितनी बड़ी बारात होगी। सी ये H मान लो मैंने ऐसे लगा दिया, ये H चला गया पीछे, ये H आ गया फ्रंट में, ये तो एक हुआ। अब जरा दूसरे की बात करते हैं, ये इधर आ गया,
ये H ऐसे आ गया, ठीक है, ये आ गया फ्रंट में, ये आ गया इधर। इसकी बात कर लेते हैं, ये मान लीजिए ऐसे आ गया C, ये चला गया ऐसे H, ये आ गया प्लेन में, ये आ गया प्लेन में, और ये चला गया ऐसे मान लीजिए। तो देखो ये जो कार्बन है इनका साइज तो वही है, यही भी कार्बन वही है, ये भी कार्बन वही है। तो इधर पे देखिए स्ट्रेन कितनी ज्यादा हो रही होगी, इतने सारे इतने बड़े पोर्शन में अटैक किसको करना है, अटैक करना है चुनने से इसको, ठीक है। तो अब ये भारी भरकम जब किसी उसके पास जाएगा, मान लीजिए इसको अटैक इसी के ऊपर करना है, CH3 सिंगल के ऊपर, तो ऐसे केस में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है और बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। कहने का मतलब इसको अपना चार्ज तो सेटिस्फाई करना है, जो नेगेटिव चार्ज है उसको पॉजिटिव चार्ज तो चाहिए, लेकिन इससे अच्छा कि बड़े तामझाम में जाए, ये बाहर से किसी भी रिएक्टेंट के बाहर से एक H को पकड़ लेता है। न्यूक्लियोफाइल और बेस में यही फर्क था ना, जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो अदर देन H को के साथ बॉन्ड बनाता है, और जो बेस होता है वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है। तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करने के बजाय इंस्टेड कि ये इस कार्बन पे जाके एक्ट करे, ये बाहर से इस हाइड्रोजन को ट्रैप कर लेता है और बेस बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो बेस न्यूक्लियोफिलिसिटी जो ऑर्डर है ये डिक्रीज हो जाएगा स्टेरिक फैक्टर की वजह से, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक स्ट्रेन। जितना भारी भरकम न्यूक्लियोफाइल होगा उतना ही पुअर न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपने एक नाम सुना होगा लिथियम डाइसोप्रोपाइल अमाइड। लिथियम डाइसोप्रोपाइल अमाइड, नाइट्रोजन होता है, दो यहां से आइसोप्रोपाइल के ग्रुप जुड़े होते हैं और यहाँ पे लगा होता है लिथियम, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव। नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव भी कम है, दैट मींस ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। लेकिन क्योंकि इसके साथ दोबारा से काफी सारी हिंड्रेंस है, काफी सारे ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल तो शो करता ही नहीं न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर, ये बन जाता है वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और जो बेसिसिटी है बड़ा सटल सा इसमें डिफरेंस है, पूरी ऑर्गेनिक सटल है, ठीक है। हल्की सी कहीं पे पोलैरिटी आएगी, कहीं से चार्ज चला जाएगा, पोलैरिटी आएगी, फिर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा, बॉन्ड्स की फॉर्मेशन होगी, बॉन्ड्स की ब्रेकिंग होगी, नया सिंथेसिस हो जाएगा। आपको लग रहा है कि ये सब नहीं होना चाहिए, बट यही सच्चाई है। पूरी बॉडी में पता नहीं कितने केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं एट द टाइम, ठीक है। तो चीजें जितने आप माइक्रोस्कोपिक लेवल में जाओगे बहुत ही सटल चीजें हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया भाई न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ जो है स्टेरिक इसकी वजह से कैसे इफेक्ट होती है। ये स्टेरिक फैक्टर एक्चुअली SN1 और SN2 में रिएक्टेंट को भी इफेक्ट करता है कि भाई 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है। लेकिन जब हम SN1 SN2 पे पहुंच जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, तभी उनके बारे में पर्टिकुलर वहां पे हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट अब आप जो चीज लिख सकते हैं वो लिख सकते हैं। फाइनली हमने चारों पांचों फैक्टर्स की बात कर ली। अब आप लिखिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN1 रिएक्शंस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN1 रिएक्शन, ठीक है। तो SN1 रिएक्शन में क्या होगा, SN1 रिएक्शन में ये होगा। चलिए इसको नेक्स्ट क्लास में कंक्लूड करते हैं, थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।